आज सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। In a landmark judgment today, a two-judge bench of the Supreme Court of India dismissed with heavy cause a false, frivolous and politically motivated petition against Sri Rahul Gandhi, General Secretary of the Indian National Congress. The court found that the petitioners had abused the process of the court in order to wrongly and deliberately malign and damage the public image and reputation of Sri Gandhi. 16 reasons for abuse of court by the petitioners had been cited by the Supreme Court, including putting forth falsehoods, misstatement of the facts, and even filing incorrect sworn affidavits before the Supreme Court. Number 2, heavy costs of rupees 10 lakh have been imposed against the petitioners by the Supreme Court. 3, there was no illegal detention or rape by Sri Gandhi, and the allegations are false, entirely without substance and without an iota of evidence. 4, a CBI investigation into the conspiracy hatched against Sri Gandhi and a CBI investigation against the petitioners is to continue, and the CBI is to report to the court within 6 months, including on the contradictory stand taken by the petitioner, Shri Kishore Samrite, before the Supreme Court. ये तो एक फैसले में जो कुछ है उसका सार है, लेकिन हम इस फैसले को एक बड़े व्यापक दृष्टिकोण से देखते हैं। आज राजनीति में जिस तरह से बिना आधार के निहायत घटिया दर्जे पर अत्यंत निम्न स्तर पर जाकर आरोप लगाए जा रहे हैं, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था और समाज के लिए बहुत खतरनाक है। यह बात सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं है। जो जिस हथियार से जिसको मारता है, उसी हथियार से उसको भी सजा मिलती है। यह सब पर लागू होता है। और आप देख रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं बचा है जिसके ऊपर आरोप न लग रहे हों। मैं अभी संगठनों की बात कर रहा हूं। जहां तक व्यक्तियों का सवाल है, आप राजनीति का इतिहास देख लीजिए। व्यक्तिगत आरोपों का सिलसिला, झूठे लांछन का सिलसिला, झूठी अफवाहों का सिलसिला जिसने शुरू किया वो समाप्त हो गया, वो राजनीति में जीवित नहीं रहा। और आप सिर्फ कांग्रेस की तारीफ मत मानिए। पिछले 127 साल से 126-27 साल से कांग्रेस अगर जीवित है तो कुछ उसके गुण भी होंगे, कुछ उसका धीरज भी होगा। मैं व्यक्तियों की बात नहीं करता। कांग्रेस संगठन ने कभी इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया है। कांग्रेस पूरे समाज की तस्वीर रही है और आज भी हमारी कोशिश है कि वो पूरे समाज की तस्वीर रहे। हमारा स्वाधीनता आंदोलन आजादी के लिए तो था ही, आजादी के साथ कुछ मूल्यों के लिए भी था और लोकतंत्र के मूल्यों के लिए सबसे ज्यादा था। और जहां तक लोकतंत्र का सवाल है, स्वस्थ परंपराएं, सही मानव मूल्य, कुछ आदर्श और आज के तात्कालिक स्वार्थ की बात नहीं है। राजनीति में कुछ तात्कालिक स्वार्थ होते हैं। चुनाव लड़ना है,
सीटें जीतनी है, सत्ता पानी है, शासन चलाना है, व्यवस्था पर अधिकार चाहिए। हम जैसा समाज और देश अपने अपने नजरिए से बनाना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं सत्ता पाने का। लेकिन सत्ता किस रास्ते से मिले? असत्य के आधार पर मिले, झूठ के आधार पर मिले, अपराध के आधार पर मिले, सारे मूल्यों को ताक पर रख करके मिले, ये कांग्रेस को स्वीकार नहीं है। और ये एक ऐसी चुनौती है, एक ऐसी समस्या है कि जिस पर सभी को ध्यान देना चाहिए। हम सभी जो लोग राजनीति में हैं, राजनीति और राजनीति करने वाले, इस समय जिस तरह से उनके ऊपर हमला हो रहा है, उसमें राजनीति का दोष नहीं है। राजनीति तो समाज को बदलने का तरीका है। सार्वजनिक जीवन एक पवित्र कार्य है, लेकिन जो लोग राजनीति में हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए। आज जो लोग नए नए राजनीति में उतर रहे हैं, आप देख रहे हैं कहां से उनकी शुरुआत हो रही है। उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन झूठ से, असत्य से ही जो शुरू होगा, जिसका जन्म होगा, उसका अंत कहां होगा? असत्य से जिसका जन्म होता है, उसका अंत अपराध में होता है। मैं नहीं जानता कि आगे क्या होना वाला है, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि कांग्रेस इस रास्ते से नहीं हटेगी। और कांग्रेस पर जब जब आरोप लगे हैं, वो और चमक के साथ सामने आई है। एक छोटा सा शेर है उर्दू का, आपने सुना होगा, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। जितनी कठिनाइयों का सामना करता है, वे निजी जीवन में भी लागू होता है। जो आदमी जितनी मुश्किलों का सामना करता है, जितनी कठिनाइयों और संघर्ष से गुजरता है, उसमें उतना ही आत्मविश्वास और चमक होती है। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं एक वाक्य में कांग्रेस के इतने लंबे जीवन का यही मंत्र बता सकता हूं, और मुझे लगता है कि वो सही है। इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियां, जो खासतौर से बड़ी और जिम्मेदार पार्टियां हैं, उनको समझ जाना चाहिए। इस रास्ते से राजनीति को हमें अलग करने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद, इतना ही मुझे कहना था। आपने कहा कि कोर्ट ने अभी लैंडमार्क जजमेंट दिया है, रॉबर्ट वाड्रा पर भी आरोप लगाए हैं केजरीवाल ने, उनको अदालत की चुनौती देनी चाहिए। मैं एक चीज आपको उससे पहले और कहना चाहता हूं, जरा मीडिया को भी सनसनी से बचना चाहिए। उस पर जांच के लिए किसी ने इनकार नहीं किया, उसकी भी जांच हो रही है, सब चीजों की जांच हो रही है। कहीं कोई भी शिकायत हो, उसका तरीका है जांच हो, जो दोषी पाया जाए उसके बारे में आप राय व्यक्त करें, और जो दोषी नहीं है उसके बारे में अनावश्यक बात न करें। आरटीआई कानून कांग्रेस ने ही लागू करवाया है। हम जब समझ रहे हैं उसका भी दुरुपयोग हो रहा है, अपने स्वार्थ के लिए हो रहा है, ब्लैकमेलिंग के लिए हो रहा है, प्रशासन को लूला लगड़ा बनाने के लिए हो रहा है, राजनीतिक बदले की भावना के लिए हो रहा है। इसलिए थोड़ा सा मीडिया की भी जिम्मेदारी है। अच्छा हुआ आपने सवाल उठाया। मैं आज देख रहा था, गांधी जी स्वयं पत्रकार थे। आप जानते हैं, एक हिंदी और एक अंग्रेजी में 2 पत्रों का संपादन करते थे, यंग इंडिया और हरिजन। उन्होंने आपको एक सलाह दी है। उन्होंने 27 अप्रैल 1947 को आजादी से थोड़ा पहले एक बात कही थी, तो मैं कोट करता हूं, प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जा सकता है। उसके शक्तिशाली होने में कोई संदेह नहीं है। कितने लोग, आप कल्पना करिए, जिस पर झूठे आरोप लगते हैं, उसके बाद अदालत उसे माफ कर दे, आप उसको कह दें कि कोई ये खबर सही नहीं थी, लेकिन उसके ऊपर जो बीतती है वही जानता है। मैं 1-2 उदाहरण दे सकता हूं जो उचित नहीं है, नाम नहीं लूंगा। मुझे याद आता है, अभी अचानक इस बात से याद आया, एक महिला अध्यापक दिल्ली की, क्या उसके बारे में मीडिया में और सब जगह नहीं आया, और उसके बाद कोई दोष नहीं था उसका। आपका काम तो एक वाक्य में हो गया, अदालत का काम एक वाक्य में हो गया कि उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसके जीवन पर जो बीती, उसके परिवार पर जो बीती, उसका क्या हुआ होगा। ऐसे राजनीति के बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं कोई उदाहरण नहीं देना चाहता, सब जगह वो उदाहरण आपको मिल जाएंगे। एक बार तो वैसे ही क्योंकि मैं जब उदाहरण दूंगा
तो किसी अखबार का नाम आ जाएगा, किसी चैनल का नाम आ जाएगा, इसलिए मैं उदाहरण नहीं दे रहा हूं, वो उचित नहीं है। इसलिए इस कोट से मैं क्यों कह रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करिए। और ये आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है, आज़ादी से कुछ महीने पहले की बात है। प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जा सकता है। उसके शक्तिशाली होने में कोई संदेह नहीं है, लेकिन उस शक्ति का दुरुपयोग करना एक अपराध है। मैं स्वयं एक पत्रकार हूं और अपने साथी पत्रकारों से अपील करता हूं कि वे अपने उत्तरदायित्व को समझें और अपना काम करते समय केवल इस विचार को प्रश्रय दें कि सच्चाई को सामने लाना है और उसी का पक्ष लेना है। पहले सच्चाई तक पहुंचिए, फिर संदेह की बात करिए। इसका जवाब मैं यही देना चाहता हूं और आज मैं कोई और बातें नहीं करना चाहता। धन्यवाद।